पहला कदम में मुंबई से पूरे हिंदुस्तान घूमते घूमते इस बार हमने सोचा थोड़ा आसपास का भी ध्यान रखा जाए। जी हाँ, तो आज हम हैं मुंबई के बेहद पास नवी मुंबई में और पहला कदम के इस खास एपिसोड में हम आ पहुंचे हैं नेरुल में। और आज हम मुंबई और मुंबई के आसपास के लोगों को बताने वाले हैं क्या कुछ करना चाहिए उन्हें इन्वेस्टमेंट और फाइनेंशियल प्लानिंग के लिहाज से। सिटी ऑफ 21st सेंचुरी के नाम से मशहूर नवी मुंबई तेजी से तरक्की की राह पर बढ़ रही है। यहाँ के विकास को देखकर ये कहा जा सकता है कि ये भविष्य का शहर है। अपने बेहतरीन इंफ्रास्ट्रक्चर और शिक्षा सुविधाओं के चलते देश के नक्शे पर एक आधुनिक शहर के तौर पर उभर कर आया है। इन्हीं सब खासियत के चलते CNBC आवाज की खास मुहिम पहला कदम ने दी नवी मुंबई में दस्तक, जहां हमारे एक्सपर्ट्स ने निवेशकों को दिए बचत और निवेश के टिप्स। वैसे तो पहला कदम में हम देश भर में घूमते हैं, अलग अलग जगह पर जाते हैं, इन्वेस्टर कैंप्स करते हैं और लोगों को बताते हैं कि क्यों ज़रूरी है उनके लिए पैसे से पैसा बनाना। लेकिन कभी कभी हमें ये लगता है कि देश भर में तो घूम रहे हैं, अच्छी बात है, कहीं ऐसा ना हो कि दिया तले ही अंधेरा रहे। तो कभी कभी मुंबई वालों की भी हमें सुध ले लेनी चाहिए कि क्या मुंबई वाले लोग भी अपने काम की भाग दौड़ में, इतने व्यस्त जीवन में अपने पैसे पर ध्यान दे रहे हैं या नहीं। तो ये आइडिया आया हमारे दिमाग में, हमने सोचा कि फिर चलिए मुंबई के बजाय मुंबई के पास ही नवी मुंबई चला जाए। और आज हम हैं नेरुल में। यहाँ पर हम इवॉल्व बिजनेस स्कूल के साथ मिलकर कर रहे हैं पहला कदम का ये खास एपिसोड। और यहाँ पर नवी मुंबई और आसपास के हमारे दर्शक हमारे साथ जुड़े हैं और आप सबका पहला कदम के इस खास एपिसोड में सीजन 3 में बहुत बहुत स्वागत है CNBC आवाज़ पर। नमस्कार, मैं हूँ अनिल सिंघवी और आज हमारे साथ 3 खास मेहमान हैं। हमारे साथ हैं अरुण ठुकराल साहब, MD और CEO एक्सिस सिक्योरिटीज़ के। साथ ही हमारे साथ हैं प्रदीप अग्रवाल साहब जो को-फाउंडर हैं और चेयरमैन सिग्नेचर ग्लोबल के। और साथ ही रजत चट्टोपाध्याय साहब हैं जो SBI म्यूचुअल फंड के वेस्ट जोन के हेड हैं। आप सबका स्वागत है CNBC आवाज़ पर पहला कदम पर। और क्योंकि आप देख सकते हैं कि आज हमारे यहाँ जो दर्शक है सब तरह के हैं। एक्चुअली कुछ पढ़ाई करने वाले स्टूडेंट्स हैं जो MBA की पढ़ाई कर रहे हैं, कुछ इवॉल्व बिजनेस स्कूल के टीचर्स हैं और साथ ही कुछ डॉक्टर बनने वाले ऐसे भी उस प्रोसेस में जो स्टूडेंट्स हैं वो हैं और अलग अलग तरह के दर्शक तो ही। तो ठुकराल साहब, सबसे पहले तो ये बताया जाए, जो सबसे सीनियर दिख रहे हैं और जो सबसे जूनियर दिख रहे हैं, इन दोनों के लिए फाइनेंशियल प्लानिंग की इस उम्र में क्या अहमियत है? देखिए, आप उम्र के जिस भी पड़ाव पर हैं, चाहे आप भी शुरुआत किया है, आप स्टूडेंट हैं, आपने अभी कमाना शुरू भी नहीं किया, या आप अच्छा कमा रहे हैं, आप पीक पे हैं, आप समवेयर एट 45 की रेंज में हैं, या आप रिटायरमेंट की एज में हैं, फाइनेंशियल प्लानिंग सबके लिए ज़रूरी है। जो यंग है उसके लिए ये अच्छा है कि वो अगर अभी से शुरू करेगा तो वो एक SIP से शुरू कर सकता है। तो उसको तलवार चलाने की ज़रूरत नहीं है, वहाँ पे सुई से काम हो जाएगा, वहाँ तलवार लगाने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर आपने इतने सालों तक निवेश नहीं किया और आज आप सोच रहे हैं कि क्या करें, तो भी इतना ज़्यादा घबराने की बात नहीं है। आप आज से शुरू करिए और ये पहला कदम उसी दिशा में एक हमारा CNBC के साथ जो हमने जोड़ने का फैसला किया, ये इसी वजह से किया है कि आप किसी भी पड़ाव पे हैं तो अभी आपके पास जो भी एसेट हैं तो उसमें ये देखना है आपको कि आपके पास फाइनेंशियल एसेट्स कितनी हैं, फिजिकल एसेट कितनी है। हिंदुस्तान में कई सालों से लोग फिजिकल एसेट्स में इन्वेस्टमेंट करते रहे हैं। अगर आप घर खरीद के रहना चाहते हैं तो बहुत अच्छी बात है, और आज तो हमारे साथ अफोर्डेबल हाउसिंग के प्रदीप जी भी हैं तो वो बताएंगे। बट इन्वेस्टमेंट इन ए फिजिकल हाउस, 2 घर 3 घर में, क्या वो ज़रूरी है? ऐसा हम नहीं मानते। ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम अभी फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट की तरफ रिटर्न्स भी अच्छा आ रहा है और गवर्नमेंट ने बहुत सारी चीज़ें करी हैं। अगर आप देखें, जो SIP पहले 70 लाख या 80 लाख SIP होती थी, अभी 1.5 करोड़ SIP होती थी। जो 3 लाख करोड़ का म्यूचुअल फंड का AUM था, वो पिछले 10 सालों में 20 लाख करोड़ हो गया। तो वो एक दिशा में उस कदम उठ चुका है और मुझे ऐसा लगता है कि आप भी कहीं ना कहीं उस कदम से जुड़ गए हैं। तो इक्विटी एज एन एसेट क्लास को आप इग्नोर मत करिए, चाहे आप डायरेक्ट स्टॉक्स में जाएं अगर आपको समझ है, या आप म्यूचुअल फंड के रास्ते पे जा सकते हैं, बट आपको फाइनेंशियल एसेट्स की तरफ आना है और अपना प्लानिंग करना है। तो इक्विटी में जो पहला कदम उठाना है वो म्यूचुअल फंड के जरिए उठाना जरूर ठीक है। और म्यूचुअल फंड हमारे साथ SBI म्यूचुअल फंड के रजत जी हैं। रजत जी, ये बताइए कि जिन लोगों को शुरुआत करनी है वो म्यूचुअल फंड के जरिए कैसे शुरुआत करें? जो एक म्यूचुअल फंड का जो एक परसेप्शन है कि रिस्क है,
इसमें काफ़ी नुकसान होता है। आई थिंक ये पहले ये परसेप्शन चेंज होना ज़रूरी है। जो पहला जो इन्वेस्टमेंट अगर कोई भी इन्वेस्टर करना चाहता है, जैसा टुकराल साहब ने बताया कि SIP इज़ द ओनली वे वेयर वन शुड स्टार्ट। और SIP में ऐसा है कि वन कैन लुक एट, यू शुड ऑलवेज लुक एट कि आपको 10 साल के नीचे आपको SIP का कभी सोचना भी नहीं चाहिए। मतलब ये अगर मैं 10 साल बोल रहा हूँ तो ये टोटली मैं लॉन्ग टर्म के हिसाब से बोल रहा हूँ, क्योंकि जो पावर ऑफ कंपाउंडिंग जो है SIP में, ये आपको 10-15 साल के बाद ही आपको पावर ऑफ कंपाउंडिंग की समझ आएगी। अच्छा, इसका मतलब एक चीज़ बताइए, क्योंकि मुझे कई लोग पूछते भी हैं कि जैसे हमने SIP की 5 साल की 10 साल की, लेकिन अगर कभी बीच में बंद करनी पड़े तो वो ऑप्शन है ना, कर सकते हैं ना? कोई ऐसी सिचुएशन आ जाए समझिए कि नहीं कर सकते कंटिन्यू। एब्सोल्युटली, क्योंकि पैसा आपका है। 1 साल के पहले अगर विड्रॉ करनी है तो वहाँ पे एग्जिट लोड लग जाएगा, आपका एक पेनल्टी लगता है। 1 साल के पहले? 1 साल के पहले। 1 साल के बाद अगर कोई करना चाहेगा, या 5 साल में करे या 7 साल में करे, कोई उसका ये पेनल्टी नहीं है। और सबसे बड़ी बात है कि इक्विटी में आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स मिलती है 1 साल के बाद। तो जो भी रिडम्पशन 1 साल के बाद जो होगी उसमें आपका वो तो टैक्स फ्री है। करेक्ट। सो फायदे इतने हैं कि इट्स ओनली दैट कि आपको डिसाइड करना है कि मेरे को SIP या म्यूचुअल फंड में अगर इन्वेस्टमेंट करना है, मेरे को SIP से शुरुआत मतलब आप ये करेंगे SIP बंद करने के बारे में तो सोचना ही नहीं, एक बार शुरू कर दी तो करनी है, अनलेस कि भाई जेब में पैसे ना हो तो अलग बात है। लेकिन एक चीज़ है, कुछ भी कहो, पैसा बचाने का, इक्विटी में लगाने का मन तभी होता है जब सेफ्टी सिक्योरिटी दिखे। और वो होता है कि हर हिंदुस्तान में लोगों का मन क्या होता है, एक छत तो होनी चाहिए हमारे सर के ऊपर। घर बन गया ना, उसके बाद फिर दूसरी जगह पैसा लगाने की सोचता है। तो सबसे पहले आदमी को चाहिए घर, गाड़ी से भी पहले। अग्रवाल साहब, ये बताइए अफोर्डेबल हाउसिंग में इसकी खास बातें क्या है? जो पहली बार घर खरीदना चाहते हैं, ये अफोर्डेबल हाउसिंग स्कीम्स थोड़ी वो डिटेल बताइए कि कौन आदमी इस स्कीम में घर ले सकता है। उसके बाद मैं आपको पूछूंगा कि इस स्कीम के फायदे क्या है, लेकिन पहले एलिजिबल कौन कौन है वो बताइए। सबसे पहले तो ये समझने की ज़रूरत है कि जब से मोदी जी की जो गवर्नमेंट आई है, उसने अपने पहले जो मिशन रहे हैं, पहले 5 जो बेस उन्होंने डिसीजन लिए, जिसमें सैनिटाइजन या और भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें, उसमें अफोर्डेबल हाउसिंग को नंबर 1 पे रखा। बिकॉज गवर्नमेंट को ये समझ में आ चुका है कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं इस देश में, 95% से भी ज़्यादा लोग ऐसे हैं जो या तो रेंटेड घरों में रह रहे हैं या प्रॉपर अनरेगुलराइज कॉलोनीज में हैं, प्रॉपर घरों में नहीं हैं। तो मुझे ये लग रहा है कि आने वाला जो भी ये जो टाइम है अफोर्डेबल हाउसिंग के लिए, अगर हम सब लोग जो प्लानिंग कर रहे हैं, अपने फाइनेंशियल प्लानिंग कर रहे हैं, ये जितनी भी चीज़ों की हम प्लानिंग कर रहे हैं, तो घर की जो प्लानिंग है वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। इवन उस फाइनेंशियल प्लानिंग की भी ज़रूरत है, लेकिन हर सर पे एक छत होनी बहुत ज़रूरी है। और अफोर्डेबल हाउसिंग एक ज़रिया है जो ऐसा कर सकता है, हर परिवार पर एक छत जो ज़रूरी है वो उसे मिल सके। गवर्नमेंट का इसमें सबसे पहला एजेंडा है कि जिस भी परिवार के पास घर नहीं है उसको घर मुहैया कराया जाए। ये किसी तो पहले से एक घर है तो फिर वो एलिजिबल नहीं है। हाँ, अगर समझिए वो इनकी वाइफ के नाम पे है तो देखिए, इनकी या इनकी वाइफ के नाम या जो इनके डिपेंडेंट हैं, उनके अगर किसी के नाम पे भी ये घर है तो ये उस अफोर्डेबल हाउसिंग में जो बेनिफिट मिल रहे हैं उन बेनिफिट को ये नहीं ले सकते, क्योंकि गवर्नमेंट का मेन एजेंडा है उन लोगों को घर देना जिनकी ज़रूरत है। राइट। उन लोगों के लिए नहीं जो ये इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हैं। चलिए, जिनके पास अभी तक घर नहीं है, अपने पास फैमिली मेंबर में किसी के पास, तो वो एलिजिबल है। यस, इसमें एक चीज़ और ऐड करूंगा मैं। प्रधानमंत्री आवास योजना में जिन लोगों की सैलरी 6 लाख रुपए के अंदर है, वो गवर्नमेंट उन्हें 6.5% की होम लोन पे सब्सिडी भी प्रोवाइड करा रही है। अगर आपकी सैलरी 50,000 रुपये मंथ है, एनुअल 6 लाख रुपीज़ है, तो आपको लगभग 6.5% की सब्सिडी मिल रही है। आप ये कह सकते हैं कि अगर 8.5% का होम लोन चल रहा है तो केवल 2% की रेट के ऊपर आपको ये मिलेगा होम लोन। टुकराल साहब, हमें तो मिला नहीं, कोई बात नहीं, हमारे लिए तो इक्विटी ठीक है। ज़्यादा मिलने के चांसेस हैं। अगर नहीं आता है तो मैं बोलता हूँ आप म्यूचुअल फंड करिए। लेकिन जो आपको मैं मेन चीज़ बताना चाहता हूँ कि ये सब होने के बाद भी थोड़ा सा अगर आप कॉमन सेंस भी रखें तो 9,000 कंपनी लिस्टेड है, बट हमको तो 9,000 कंपनी से मतलब नहीं है, हमको तो 100-200 कंपनी से मतलब है।
अगर आपने पिछले कुछ सालों में देखा है अपने आसपास क्या चेंज हो रहा है, अगर आप पहले हम लोग जाते थे टेलर के पास जाके अपनी शर्ट सिलवाते थे, अब हम जाते हैं रेडीमेड, अपना वाइफ को मैं बोलता हूँ कि मेरा 42 का एक शर्ट ले आना। तो ये कब चेंज हो गया? तो क्या हमने किसी ऐसी कंपनी का शेयर खरीदा जो ये सब रेडीमेड कपड़े बनाती है? हम एक बिस्किट खाते हैं रोज, क्या हम कभी उस कंपनी का शेयर खरीदते हैं? हम एक डब्बा देखते हैं, मैं नाम लेना चाहूँगा फेविकोल का, विदाउट एनी रिकमेंडेशन, हमने बचपन से आज तक फेविकोल ही देखा है, तो क्या हमने वो कंपनी के बारे में जाना? तो अगर हमने ये अपने आसपास देखा है तो ये इक्विटी है। इक्विटी कुछ नया चीज नहीं है, दैट मीन्स यू आर बिकमिंग ए पार्ट ऑफ द बिजनेस। और बहुत सारे लोगों को ये समझ नहीं आता, वो बोलते हैं ये शेयर मार्केट तो हमें समझ नहीं आती। जिस दिन अपना आप विचार बदल लेंगे, इसीलिए हिंदुस्तान में सिर्फ 4 या 5% लोग ही इक्विटी में पैसा डालते हैं और वो पैसा बनाते हैं। और हिंदुस्तान के बाहर जो FII हैं वो पिछले 10 सालों से 15 सालों से हिंदुस्तान के शेयर खरीद रहे हैं और उनके लिए कैप लगा हुआ है। आज अगर उनको बोला जाए कि आप HDFC या हीरो होंडा या कुछ और ब्लू चिप खरीदने जाएं तो बोलते हैं नहीं, आप नहीं खरीद सकते बिकॉज आपका कैप लग गया है। और जब वो कैप खुलता है तो ये लोग फिर आते हैं, भागते हैं। हम ये सब लोग इंडियन इन्वेस्टर ये शेयर खरीद सकते हैं और नहीं खरीद रहे हैं। बट जैसा कि मैंने बोला पिछले 1-2 सालों से ये चेंज हो रहा है, तो ये एक वेलकम चेंज है और इसका बहुत बड़ा श्रेय म्यूचुअल फंड को जाता है, SIP को जाता है। बिल्कुल। और एक चीज रजत जी आपसे जानना चाहता हूँ, क्योंकि अब SIP तो लोगों को समझ में आ गई और लोग लगा भी रहे हैं SIP के जरिए पैसा, लेकिन जो लोग सीधे सीधे फंड खरीदना चाहते हैं उन्हें ये कन्फ्यूजन रहता है कि मैं फंड कौन सा खरीदूं, लार्ज कैप डाइवर्सिफाइड खरीदूं, मिड कैप, मल्टी कैप, स्मॉल कैप, इतने सारे फंड हैं। हालांकि अब कैटेगरीज कम हो जाएंगी, तो ये बदले हुए माहौल में जो अब रिकमेंडेशंस आई हैं, किस तरह के फंड्स रहेंगे और लोगों को अब फंड चुनना कितना आसान हो जाएगा, ये बताइए। पहले तो इन्वेस्टर को डिसाइड करना है कि ये लॉन्ग टर्म करना है या शॉर्ट टर्म करना नहीं, शॉर्ट टर्म वाले तो हमें चाहिए ही नहीं, हाँ। लॉन्ग टर्म वाले ही चाहिए। जिनका लॉन्ग टर्म नहीं है उनके लिए इक्विटी है ही नहीं, सिंपल। तो लॉन्ग टर्म के हिसाब से जो अभी जो नया सर्कुलर आया है, तो उसमें वन नीड्स टू डिसाइड कि आपको एक डिसाइड करना है कि एलोकेशन मेरे को लार्ज कैप में 40% रखना है, बाकी आपको मिड कैप में थोड़ा अनदर 30%, बिकॉज एक बार वो रिस्क प्रोफाइलिंग आपको करना पड़ेगा कि अगर लॉन्ग टर्म है 10 साल के लिए, 20 साल के लिए, तो यू हैव टू डिसाइड कि मेरा रिस्क एपिटाइट क्या है। रिस्क एपिटाइट अगर है, फॉर एग्जांपल ऑल यंगर जनरेशन पीपल हु आर बिलो से 40 years old, दे हैव अ रिस्क एपिटाइट, बढ़िया रिस्क ले सकते हैं, दे कैन टेक हायर रिस्क, दे कैन गो फॉर मिड कैप्स एंड स्मॉल कैप काइंड ऑफ म्यूचुअल फंड्स। तो मेरे हिसाब से इन टर्म्स ऑफ एसेट एलोकेशन, लार्ज कैप में you can keep something like around 40-50%, mid cap में you can keep something like around 25-30%, and maybe 10% you can look at a small cap kind of allocation. Return wise अगर देखा जाए, आपको अगर 15-20 साल का टाइम होराइजन है, your mid cap and small cap performance will be much superior than your large cap. तो उसी हिसाब से आपको डिसाइड करना है कि अगर ये लॉन्ग टर्म है एंड आई हैव अ रिस्क एपिटाइट, मेरे को थोड़ा बहुत मार्केट में थोड़ा तो सा। फिर ये जो इतने सारे अच्छे वेल ड्रेस्ड बच्चे दिख रहे हैं जो हमारे MBA स्टूडेंट्स हैं यहाँ के, इवॉल्व बिजनेस स्कूल के, हाँ जी, इनको किस में पैसा लगाना चाहिए, ये बताइए। इनको तो मेरे हिसाब से अगर शुरुआत ही नहीं किया है, हाँ ये तो अभी करेंगे शुरुआत, अभी तो स्टाइपेंड मिलते होंगे, थोड़ा बहुत कमाई तो अभी शुरू तो करेंगे। इनके लिए तो सबसे बढ़िया चीज़ होगा कि इनको तो SIP से शुरुआत करना चाहिए। राइट। और फंड कौन सा चुनना चाहिए? फंड दे कैन लुक एट मिड कैप, दे कैन लुक एट लार्ज कैप। लेकिन रजत जी थोड़े ज़्यादा उम्र के हमारे दर्शक भी हैं यहाँ पर, जो खास तौर से 50+, वो उनके लिए देरी हो गई क्या इक्विटी में पैसा डालने के लिए? कोई देरी नहीं है सर। एक परसेप्शन है कि अगर मैं 50 साल हूँ, मैं रिटायर करूँगा 10 साल में, 60 साल तक मैं 10 साल का सोच सकता हूँ। बट इन्वेस्टर्स फेल टू अंडरस्टैंड कि मेरे को रिटायरमेंट के बाद मेरे को और 20 साल जीना है। तो मेरे हिसाब से आप अगर कोई सोच रहे हैं कि हाँ मेरे को 10 साल तक ही इन्वेस्टमेंट करना है, वेदर इन द फॉर्म ऑफ SIP या लमसम, वो चेंज, परसेप्शन चेंज बहुत ज़रूरी है कि मेरे को नेक्स्ट 20 साल का मेरे को इन्वेस्टमेंट का सोचना है। ओके। सो दैट कुड बी इन द फॉर्म ऑफ लमसम ऑल्सो, इट कुड बी इन द फॉर्म ऑफ SIP ऑल्सो। जिस तरह से इक्विटी मार्केट्स आप देखिए, 5 साल पहले क्या सेंसेक्स था और आज क्या सेंसेक्स है, किसी ने सोचा भी नहीं होगा कि ये सेंसेक्स 30,000 आ जाएगी लेवल्स।
अगर 20 साल का टेन्योर देख रहे हैं आज से, या 10 साल का देख रहे हैं, दिस 30,000 probably would be at 40 also, 50 also. अग्रवाल साहब एक बात बताइए, आप जो अफोर्डेबल हाउसिंग में फ्लैट्स देते हैं बनाकर, ये जो नॉर्मल प्राइस है उससे कितने सस्ते होते हैं अंदाज से? जैसे सपोज आपने जिस एरिया में बनाया उसके पास में ही कोई दूसरा नॉन अफोर्डेबल टाइप है, उसकी रेट में क्या फ़र्क होगा? इसमें कुछ चीज़ें ना डिफरेंट तरीके से सोचने की ज़रूरत है। एक तो जितने भी प्रीमियम हाउसेज बनते हैं उनके साइजेस ज़्यादा बड़े हैं, जिससे वो नॉन अफोर्डेबल हो जाते हैं। फॉर एग्जांपल उनके साइजेज जो हैं वो 1000 से 1200-1500 स्क्वायर फीट तक हो जाते हैं, जिससे उनके प्राइजेज 1 करोड़ 1.5 करोड़ रुपए की रेंज में चले जाते हैं। इसमें एक चीज़ बहुत अच्छी समझने की है, जितने लोग पूना, हैदराबाद, बेंगलोर, चेन्नई या दिल्ली एनसीआर इसको अगर जानते हैं, तो जो लगभग वहाँ पे 2 BHK का प्राइस है वो लगभग 20 से 25 लाख रुपए में अफोर्डेबल हाउसिंग आराम से इजीली अवेलेबल है, अच्छे डेवलपर से मिल सकती है। आप दूसरे सेंस में देखें कि जो प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत जो लोन मिल रहा है, उससे जो EMI है आफ्टर सब्सिडी लगभग 15,000 के अंदर अंदर वो EMI आ जाती है। और जो 2 BHK का रेंट है वो इन एरियाज़ में, वो भी लगभग घर के लिए जब आप प्लान करते हैं तो एक पर्टिकुलर जो डिलीवरी मिलने का टाइम है, फॉर एग्जांपल 2.5 से 3 साल का, उस टाइम की EMI को आपको मैनेज करना है। उसके बाद आज भी आप उन घरों में रह रहे हैं जिनमें लगभग 15,000 रुपये किराया दे रहे हैं, तो फिर आपका खुद का घर से जो पहले रेंट के रूप में आप दे रहे थे, वो अपना खुद का घर आप उसी EMI से पे करके और खुद के घर में रह सकते हैं। और महाराष्ट्र गवर्नमेंट भी कहीं ना कहीं इस वे में पॉजिटिवली देख रही है, तो मैं बहुत होपफुल हूँ कि मुंबई वालों को भी जल्दी ऐसी कोई खुशखबरी मिल जाएगी जिसमें वो कम रेट पे एक अच्छा घर ले पाएंगे। अगर आपको पहला घर खरीदना है तो अफोर्डेबल हाउसिंग पे फोकस करें, और स्कीम की डिटेल्स ये तो हमारी साइट पर मिल जाएगी, पूरी डिटेल्स पहला कदम की वेबसाइट पर। जी, आई एम 70+ 75 नाउ। जो हम बात कर रहे हैं यंगस्टर्स की, एनी फाइनेंशियल प्लानिंग फॉर 70+ पीपल ऑल्सो, इन इक्विटी, इन म्यूचुअल फंड, मैं सब में करता हूँ, इक्विटी भी करता हूँ, डायरेक्ट भी करता हूँ, म्यूचुअल फंड के थ्रू भी कर रहा हूँ। आज का जो परसेप्शन है, जो एज लाइफ है वो बढ़ गई है थैंक्स टू अवर मेडिकल फैसिलिटीज़। और कितने दिन जिंदा रहना, 80 साल 90 साल, नोबडी नोज। ठीक बात है। तो उनके लिए कोई प्लानिंग अगर है तो बताइए। ठुकराल साहब, 70 साल वालों के लिए तो पहले जैसे बोलते थे ना कि आप 100 माइनस एज करिए और उतना इक्विटी में डालिए, ऐसा कुछ फार्मूला सब लोग बात करते थे। आजकल वो फार्मूला कम से कम मैं नहीं मानता हूँ, और हम बाकी लोगों को मिलते हैं। आपका अगर रिस्पॉन्सिबिलिटीज ज़्यादा नहीं है, अगर आपके बच्चों की शादी हो गई है, आपके डिपेंडेंट ज़्यादा नहीं है, आपका डिविडेंड इनकम आ रहा है या आपका कुछ और रेंटल इनकम आ रहा है, तो आप इक्विटी में ही बने रहिए। बिकॉज इक्विटी ही है जो इन्फ्लेशन को बीट करेगी, जो अच्छा रिटर्न देगी। जो हमने पिछले, अगर 100 का इंडेक्स अभी 80 से 1980 से अभी 33,000 हो गया है, 330 गुना, तो उससे अच्छा कोई एसेट क्लास है नहीं। इस एज में फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स हैं, किसी को मंथली इनकम चाहिए, तो उनको हम बोलते हैं ठीक है आप कोई SWP कर दीजिए, आप एक जगह पैसा डाल के वहाँ से थोड़ा निकालिए, कुछ आप बैलेंस फंड में डाल दीजिए। और कई ऐसे यंगस्टर भी होते हैं जिनके ऊपर बहुत सारी जिम्मेदारी है, तो ऐसा नहीं है कि उनको हम कहेंगे 100% इक्विटी में डाल दीजिए। किसी की सिस्टर की शादी करनी है, किसी के पेरेंट्स कमा नहीं रहे हैं, तो उनको बैलेंस फंड में डालना है। तो रिस्क प्रोफाइल हर आदमी का अलग होता है। तो आपके लिए तो सलाह, आप तो चार्टर्ड अकाउंटेंट भी हैं, तो आपके लिए सलाह यह है जो आप कर रहे हैं वही करते रहिए। परफेक्ट है जी। मैं संदीप ढड्डा, अभी तक तो मैं जॉब कर रहा था, मैंने अभी जॉब छोड़ी है। अब आपका ही प्रोग्राम मैं रोज सुबह 7 सवा 7 से देखना शुरू करता हूँ, और ये सोच रहा हूँ क्या मैं फुल टाइम ये देख के, समझ के, पढ़ के, इक्विटी में इन्वेस्ट करके या कॉल्स में या इंट्राडे में सब चीज़ समझ के क्या ये काम कर सकता हूँ, पहला। दूसरा, एक अफोर्डेबल हाउसिंग का जो है, अगर किसी के कुछ कारणवश पहले फ्लैट था और अब सब खत्म हो गया, तो क्या वो एलिजिबल है उस चीज के लिए, अफोर्डेबल हाउसिंग के लिए? ये मेरा दूसरा। मतलब आज की तारीख में फ्लैट नहीं है अपने पास? नहीं। पहले था, बेच दिया। हाँ, आज की तारीख में नहीं। नहीं। पहले आप अग्रवाल साहब से जवाब ले लीजिए। बिल्कुल आप एलिजिबल हैं। इवन आपका अगर पहले फ्लैट था और वो फ्लैट भी आपको आपकी पिताजी से या और फोर फादर से आया है,
तो भी आप ले सकते हैं, और आज अगर नहीं है तो वैसे भी ले सकते हैं, यू आर एलिजिबल। डॉक्टर साहब, पहला जो सवाल आपने दिया उसका जवाब मैं देता हूँ। बेसिकली आप इक्विटी मार्केट को फुल टाइम प्रोफेशन बनाना चाहते हैं, ट्रेडिंग भी करें, इन्वेस्टमेंट भी करें, यही कह रहे हैं ना? जी हाँ। ओके, ठीक है। तो बेसिकली इसमें ऐसा है कि ट्रेडिंग अपने आप में एक अलग तरह का स्किल जॉब है, हर एक के बस की बात नहीं, वो माइंड सेट होनी चाहिए। यानी कि ट्रेडिंग भी कर सकते हैं, इन्वेस्टमेंट भी कर सकते हैं तो ठीक, नहीं तो फिर आपको समझना होगा कि आपका टेम्परामेंट क्या है, आप ट्रेडिंग के लिए फिट है या इन्वेस्टमेंट के लिए। दोनों की माइंड सेट अलग होती है, राइट। जो लंबा सोचने वाला, हर वक्त प्राइस देख के ऊपर नीचे ना हो, वो आदमी है जो इन्वेस्टमेंट कर सकता है लंबे समय के लिए। मेरा नाम रौनक सचदेव है। मेरा क्वेश्चन ये है कि क्या आप कह रहे हैं कि लाइक आप ओवर द पीरियड ऑफ टाइम लाइक 20 years आप यू नीड टू डू फाइनेंशियल प्लानिंग, सो जल्दी रिटायरमेंट पॉसिबिलिटी हो सकती है, वैसे प्लानिंग कर सकते बिल्कुल हो हैं सकती है। राजू सर जरा बताइए, अभी से कितना पैसा ये लगाएं कि 40 में रिटायर हो जाए? नंबर वन इज दैट कि इक्विटी जो एसेट क्लास है, आपको उधर ही वेल्थ क्रिएशन होगा। अगर आप सोच रहे कि आप डेट में करोगे या एक हाइब्रिड स्कीम में करोगे, शायद आपको वेल्थ क्रिएशन नहीं मिलेगा। तो अगर आपको 40 में रिटायर करना है, 50 में रिटायर करना है, या आपको कुछ नया बिजनेस चालू करना है, मेरे हिसाब से एटलीस्ट 40 to 50% of whatever income you earn, I think that should go towards your in the form of lump sum or in the form of SIP investment. मैं स्मिता नड्डा, वाइफ ऑफ मिस्टर संदीप नड्डा, हाउस वाइफ हूँ मैं, पर मैं ये भी करती हूँ इक्विटी में और इसमें। मैं एक ये नहीं समझ पा रही हूँ कि SIP एंड म्यूचुअल फंड, व्हाट इज़ द डिफरेंस, मतलब इसमें डिफरेंस क्या है? हाँ, ये बढ़िया सवाल है। बेसिकली तरीका है SIP, पैसा तो म्यूचुअल फंड में ही लगता है, राइट। आप चाहें तो एक साथ लगा लें, चाहे महीने महीने में, जब भी आप डिसाइड करें। तो तरीका है, दोनों में फ़र्क समझिए। पैसा म्यूचुअल फंड में जा रहा है, एक साथ लगाएंगे तो कह देंगे लमसम, रुक रुक कर हर बार लगाएंगे तो SIP, ये सिंपल है, इतना ही है। तो SIP को ऐसा कंफ्यूज ना हो जाए कि SIP अलग चीज़ है और म्यूचुअल फंड अलग चीज़, राइट। My name is Charlotte from Evolve Business School. सर आपने जो भी स्कीम बताई वो सब लॉन्ग टर्म है, मेरा एक शॉर्ट टर्म गोल है आफ्टर 5 years। अगर मुझे इन्वेस्टमेंट करना है तो व्हाट काइंड ऑफ इंस्ट्रूमेंट शुड आई लुक एट? गोल क्या है? इट इज़ अ गिफ्ट फॉर माई पेरेंट्स। गिफ्ट देना चाहती है? Yes. एक चीज़ बताइए, 5 साल बाद आपको कितने पैसे चाहिए? सर आई एम लुकिंग एट समथिंग लाइक 8 lakhs। 8 लाख रुपये, ठीक है। 5 साल बाद 8 लाख रुपए चाहिए, आज से कितने बचाने चाहिए? 5 साल के हिसाब से अगर आप सोच रहे कि 8 लाख करना है, तो पहला तो क्वेश्चन ये है कि आपके पास करेंटली 3-4 लाख रुपए है क्या? Sir, it will be a combined thing, not just my salary. My husband will also be providing. So I just want to know what kind of instrument should I be investing it. Like you were talking about SIP and mutual funds, and you were saying that these are beneficial. अगर ये investment is beyond 10 years. So is investing in SIP a good choice for me at this point, or what should I do? It is just an idea, and I want to make it practical. तो आई वॉन्ट टू नो व्हाट शुड आई डू। ओके, सी इन म्यूचुअल फंड्स आपके पास काफ़ी ऑप्शंस है। बेसिकली पूरे चांस है कि 5 साल में आपके पैसे डबल हो सकते हैं, ये पूरे चांस है इक्विटी में अगर आप पैसा लगाती हो। लेकिन इक्विटी में एक ही रिस्क है, और वो रिस्क ये कि जनरली 8-8, 9-9 साल का एक इक्विटी का साइकिल होता है, और 8-9 साल के साइकिल में एक बार कभी न कभी थोड़ा बाजार ख़राब होते हैं, जैसा कि 92, 2000, 2008, 2016 भी चला गया, 17 भी जा रहा है, अभी तक हुए नहीं ख़राब, ना हो तो अच्छा है, ठीक है। तो आपका प्रॉब्लम एक ही है कि आपका जो टाइम पीरियड है वो 4 साल या 5 साल का है। मैं ये कहना चाहूँगा, क्योंकि मैं यहाँ अपने पर्सनल फाइनेंशियल के लिए, हम लोग अहमदाबाद गुजरात में हम थोड़ा फ्रेंड्स लोग मिलके जो भी हम अपना कमाते उसमें से थोड़ा कुछ मिलके जो एक डोनेशन चलाते, तो मैं ये चाहता हूँ आप मुझे ऐसा कोई आइडिया बताएं जिससे हम इन्वेस्ट करें तो आने वाले सालों में तो वो थोड़ा पैसा ज़्यादा बढ़े तो हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक फाउंडेशन के थ्रू पहुँचा सकें। डोनेशन करने के लिए इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं? नहीं, अभी हम सर हम एक ट्रस्ट चलाते हैं जहाँ पे गरीब बच्चों को हम लोग खाना खिला, हम जितने भी 10-12 लोग फ्रेंड्स हैं मिलके अपनी सैलरी या जो भी करते हैं तो उनका मिला के वहाँ पे देते हैं। लेकिन हम ये चाहते हैं कि थोड़ा कुछ अगर इन्वेस्टमेंट SIP या इक्विटी में करें तो थोड़ा कुछ ज़्यादा है तो हम ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक बिल्कुल ये चीज़ पहुँचा सकते। बढ़िया नोबल कॉज है, और आप सिंपल है कि आपको समझ है तो डायरेक्ट इक्विटी में लगाइए, नहीं तो म्यूचुअल फंड्स हैं। म्यूचुअल फंड कौन सा रहेगा सर, इक्विटी या म्यूचुअल फंड्स? अरे
इनको इक्विटी और म्यूचुअल फंड में फ़र्क लग रहा है। वो बात वही है, देखिए एसआईपी में लगाऊं या म्यूचुअल फंड में लगाऊं, एसआईपी जरिया है। म्यूचुअल फंड और इक्विटी, म्यूचुअल फंड में सब तरह की स्कीम होती है। आप म्यूचुअल फंड और इक्विटी को अलग अलग कंपेयर मत कीजिए। डायरेक्ट शेयर या म्यूचुअल फंड, वो कंपेयर करना ठीक है। आप समझ रहे पॉइंट, कि सीधा शेयर खरीदूं या म्यूचुअल फंड में लगाऊं? अगर ये आपका सवाल है तो सवाल ठीक है। हाँ, आपका यही पूछ रहा हूँ सर, डायरेक्ट या सीधा शेयर या खरीदो या फिर म्यूचुअल फंड के हिसाब से। जैसे मैं पिछले 4 साल से ये ब्रोक करता हूँ, तो मैंने 4 साल पहले लगभग एक्सिस बैंक लिया था, तो मुझे तो ऑलमोस्ट 2 गुना हो चुका है मेरा। तो मैं ये जानना चाहता हूँ सर, ये इक्विटी में मैं ज्यादा लगाऊं या फिर म्यूचुअल फंड के लिए, कि ताकि अच्छा, मुझे ऐसे ऐसे और 5 आइडिया हैं अभी आपके पास जो 200 डबल हो सकते हैं? नहीं सर, ये तो नहीं है ना? नहीं है। तो फिर म्यूचुअल फंड सही है। म्यूचुअल फंड। 100%, थैंक यू सर। सोचने की जरूरत नहीं, म्यूचुअल फंड। सर आपसे इंस्पायर होके 2005 से मैंने इन्वेस्टमेंट चालू किया था और आपको रेगुलर 10-12 सालों से टीवी पर देख रहा हूँ। मैंने अपना जो फाइनेंशियल प्लानिंग स्टार्ट किया था 50,000 रुपये से मैंने इक्विटी मार्केट से डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट स्टार्ट किया और आज की डेट में लगभग 40 लाख रुपए के आसपास वेल्थ बना चुका हूँ। बट नाउ आई वांट टू टेक हाई रिस्क। मेरा विजन वेरी क्लियर है। आई एम डायरेक्टली इन्वेस्टिंग इन इक्विटी ओनली, आई डोंट गो इन म्यूचुअल फंड एंड हाई रिस्क एसआईपी। में ही है आप अभी? यस। हाँ, जब आप डायरेक्टली लगा रहे हैं पैसा तो हाई रिस्क वाले में ही है। हाँ, अब इससे ज्यादा क्या लेंगे हाई रिस्क आप? नहीं सर, रिस्क में अभी प्रॉब्लम क्या होती है सर, जस्ट लाइक अभी हम किसी शेयर में इन्वेस्ट करते हैं, इन्वेस्टमेंट के बाद जस्ट लाइक नजरिया जैसे पता है कि हाँ 3 साल मुझे उसमें रखना है। बहुत बार प्रॉब्लम कैसा होता है कि 3 साल अपन ने उस स्टॉक को रखा, 3 साल के बाद अभी सिचुएशन ऐसी थी क्योंकि हमारा नजरिया फिक्स था कि हमको 3 साल के बाद वहां से पैसे की जरूरत है, हमको वो पैसा निकालना है। जैसे ही हम वो पर्टिकुलर स्क्रिप्ट या स्टॉक से आउट होते हैं, उसके बाद वो पर्टिकुलर सेक्टर में मूवमेंट आता है और हमारा जो मेहनत है, कहने का मतलब हमने जो पैसा लगाया था बिल्कुल सही सोच के लगाया, मतलब फ्रूट खाने से पहले ही बहुत बार निकल जाना पड़ता है। तो उसके लिए क्या करना चाहिए? 2 चीजें। एक तो कि आपका जो सेलिंग प्रेशर खत्म होने के बाद स्टॉक उछलता है, आप अपना पावर देखिए सर। कितने जबरदस्त आप, मतलब इतने हेवी वेट है, आपका वजन हटते देखिए स्टॉक भाग जाता है। तो अभी जो आपने पहले बोला ना हाई रिस्क वाला काम, ये आप हाई रिस्क वाला ही कर रहे हैं अभी जो कर रहे हैं। आपने आपके सवाल में आपका जवाब है। अगर आपके बेचने के बाद ही बढ़ता है तो ये तो हाई रिस्क ही है ना। ये काम तो इनको करने दीजिए, रजत जी बहुत बढ़िया करते हैं। म्यूचुअल फंड में डालिए सर, और आप एक काम करिए, आप जो सीए वाला काम जो आपको अच्छे से आता है, जिसके लिए आपने इतनी मेहनत की, इतनी पढ़ाई की है, उस पर फोकस करिए 9 से 3.5। जो आप मेरे चैनल पे फोकस करते हैं 9 से 3.5 उसमें लगिए, उधर भी पैसा ज़्यादा बनेगा और इधर भी ज़्यादा बनेगा, ये पक्की बात है। राइट, थैंक यू सर। मेरा नाम आशुल दोषी है। मेरा क्वेश्चन दोनों सर से है, ठकराल सर से और चट्टोपाध्याय सर से भी है। सर मेरा क्वेश्चन ये है कि आप मुझे बोल रहे हैं, मतलब सबको सजेस्ट कर रहे हैं, रिकमेंड कर रहे हैं कि इक्विटी में हम लोग करें, एंड सर का जैसा बोलना था कि अगर आप मिड कैप और स्मॉल कैप में इन्वेस्ट करेंगे तो आपको रिटर्न्स अच्छे मिलेंगे लॉन्ग टर्म टेन्योर होते हुए। अगर मुझे म्यूचुअल फंड को नहीं हाथ लगाना है, डायरेक्टली मार्केट में एंटर करना है, तो मुझे सबसे पहले किस टाइप के फंड्स को किस टाइप के स्टॉक्स को हाथ लगाना चाहिए? लाइक गवर्नमेंट कंपनीज होती है, लाइक एनटीपीसीज हैं, ONGC है। बेसिकली स्टार्टिंग कौन से शेयर खरीद के करें, राइट। ये सवाल ठुकराल साहब एकदम परफेक्ट है इसके लिए। थैंक यू। तो अगर आप डायरेक्ट इक्विटी का मन आपने बना लिया है और आपको कुछ समझ है, थोड़ा सा आप पढ़ सकते हैं, तो बेसिकली हम सबसे पहले आपको एडवाइस करेंगे कि आप लार्ज कैप स्टॉक खरीदिए। जो स्टॉक 20 साल पहले भी थे, कुछ ऐसी कंपनीज हैं, आप घर जाके किसी को पूछेंगे कि इस कंपनी का नाम सुना है, तो वो 20 साल तक थी और अगले 20 साल भी रहेंगी। तो कुछ ऐसी कंजम्पशन में हैं, कुछ ऐसे इंफ्रास्ट्रक्चर में हैं, बड़ी बड़ी कंपनीज, तो आप वहाँ से शुरू कर सकते हैं। क्योंकि जो लार्ज कैप स्टॉक्स भी हैं, वो भी आपको 15 से 20% की रिटर्न ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम देते हैं। आप अगर मिड कैप स्मॉल कैप में जाएंगे तो आपको कुछ मल्टी बैगर मिल जाते हैं, बट वो सबको नहीं मिलेंगे। कोई चीज़ मल्टी बैगर होती है। तेंदुलकर और काम्बली स्टार्ट साथ में करते हैं, तो एक आदमी तेंदुलकर कहाँ पहुँचता है और काम्बली कहाँ रहता है, तो वो जरूरी नहीं है आपको एक मल्टी बैगर मिले। बट अगर आप लार्ज कैप में चलेंगे और जब भी मार्केट में कुछ करेक्शन आए, तो मार्केट में जैसे अभी इनऑर्बिट में सेल लगेगी तो आप जाके लाइन लगाते हैं सब लोग। तो मैं ये कहता हूँ कि हर साल मार्केट में 4 या 5 बार सेल लगती है। पिछले साल वो ब्रेक्सिट के दिन लगी थी,
सर्जिकल स्ट्राइक के दिन लगी थी, डोनाल्ड ट्रंप के विक्ट्री के दिन लगी थी, डिमोनेटाइजेशन पे लगी नेक्स्ट थी। कब लगेगी सर? तो वो जो ये बोल रहे हैं वो पता नहीं होता है वो कब सेल लगेगी। तो आप वो पैसा थोड़ा सा बचा के कैश में भी रहिए। जिस दिन वो सेल लगेगी, जो आपकी शॉपिंग लिस्ट में जो लार्ज कैप स्टॉक जो आप नहीं ले पाए या कम ले पाए, उस दिन जाके वो आप ऐड करिए, आपको 5% सस्ता शायद मिल जाएगा। तो इस तरह Preferable, I mean, you recommend any? तो सेक्टर में आजकल हम जैसे ऑटो की बात कर रहे हैं, ऑटो और ऑटो एंसिलरीज। अभी हिंदुस्तान में 20 कारें हैं 1000 लोगों के लिए, जो चाइना में है 80 हैं और में यूएस में है 300। तो अगर ज़्यादा से ज़्यादा लोग कार खरीदेंगे तो बहुत सारी कंपनीज हैं। और ऑटो एंसिलरीज जो स्पेयर पार्ट होते हैं, वो जो 2 व्हीलर को या 4 व्हीलर को सप्लाई करते हैं, वो ना केवल जो हिंदुस्तान में कंपनीज हैं उनको सप्लाई करते हैं, बल्कि जो बाहर से कंपनीज आ गई हैं जैसे Hyundai है, होंडा है, जो यहाँ लिस्टेड नहीं है, वो भी उनको भी सप्लाई करते हैं और ये एक्सपोर्ट भी करते हैं। तो एक ऑटो एंसिलरी अच्छा लग रहा है। एक अभी इंफ्रा में गवर्नमेंट इतना पैसा दे रही है, अभी 7 लाख करोड़ दिया, तो बहुत सारा इंफ्रा कंपनीज हैं। तो अगर आप हमारा एक्सेस डायरेक्ट से जुड़ेंगी तो हम आपको अच्छे आइडियाज़ भेजेंगे। ऐसे ही कुछ और टेक्सटाइल केमिकल में अच्छे आइडियाज़ हैं, तो वो आप जुड़ के हमसे हम बता सकते हैं। Thank you so much. नेक्स्ट क्वेश्चन। Hello sir, my name is Mohit Mago. I'm a business analytics student from Data Panacea. So my question is, as you all said, कि mutual funds में it will give a good return after a long period of time. Right. So I want to, like I have been investing in mutual funds since 10 years. Okay. But I still want to know that how to select which fund should I invest in. अरे Like under mutual 10 fund. साल पहले कैसे सेलेक्ट किए थे? Sir, actually my chachi is a financial advisor. So अच्छी बात है कि आप अपनी एक्सपर्टाइज बनाना चाहते हैं। तो बेसिकली सवाल आपका ही है, अच्छी म्यूचुअल फंड स्कीम कैसे चुने? right. उससे पहले एक काम करें, अच्छा फाइनेंशियल एडवाइजर चुने। तो रजत जी ये बताइए, अच्छा फाइनेंशियल एडवाइजर कैसे चुना जाए? क्योंकि अगर डॉक्टर सही है तो ट्रीटमेंट तो सही करेगा, फिर डॉक्टर ही गलत चुन लिया तो फिर मामला मुश्किल है, राइट? अच्छा फाइनेंशियल एडवाइजर बेसिकली यू शुड लुक एट फ्रॉम 2 एंगल्स। एक है कि हु हैज़ बिन इन बिजनेस फॉर लास्ट मे बी 20 years, उनका रिसर्च काफ़ी बढ़िया है, उनके पास जो एक्सपर्टीज़ है या उनके पास जो टीम है वो एकदम वर्ल्ड क्लास है। तो अगर आप देखेंगे कि आज के तक में इंडिया में काफ़ी सारे जो जैसे एक्सिस कैपिटल, एक्सिस डायरेक्ट जो है, आई मीन दे आर वन ऑफ द वेरी की डिस्ट्रीब्यूटर्स यहाँ पे इंडस्ट्री में। तो जहाँ से आपको रेगुलर एडवाइस, रेगुलर अपडेट, रेगुलर रिकमेंडेशन ऑन अ मंथली बेसिस, ऑन अ क्वार्टरली बेसिस, उनके रिसर्च रिपोर्ट्स जो उन लोग हर मंथली जो उन लोग निकालते हैं, या उनके जो टीम रिसर्च करके वो अपडेट शेयर करते हैं, तो ये सब जो फ़ायदा है या सर्विस जो उन लोग प्रोवाइड करते हैं, मेरे हिसाब से आई थिंक काफ़ी आपको फ़ायदा होगा। और अच्छा फंड, कौन सा फंड सूटेबल है वो कैसे चुनना है? फिर सबसे बढ़िया रिटर्न रिस्क के साथ भी आता है सर। करेक्ट, वो 100% रिस्क, इनफैक्ट 200% रिस्क के साथ आता है। तो अगर आपका एपिटाइट अगर है कि चलो कि रिस्क हो जाएगा तो भी चल जाएगा, मेरा कैपिटल डूब जाएगा तो भी चल जाएगा, तो फिर उस हिसाब से तो आपको मिड कैप और स्मॉल कैप फंड्स में आना चाहिए। तो आज के सेशन में सबसे शानदार रहा सवाल जवाब का सिलसिला, क्योंकि यहाँ पर नवी मुंबई के सारे दर्शक बहुत कुछ जानना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, और उन्होंने काफ़ी दमदार सवाल भी पूछे जिनके जवाब अच्छे तरीके से हमारे तीनों ही एक्सपर्ट्स ने दिए। तो उम्मीद करते हैं कि ये एपिसोड न सिर्फ नवी मुंबई के दर्शकों के लिए बल्कि पूरे देश भर के दर्शकों के लिए काफ़ी काम आया होगा। और इतने बेहतरीन जवाब देने के लिए मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूं ठुकराल साहब का, अग्रवाल साहब का और साथ ही रजत जी का। बहुत बहुत शुक्रिया सर, इस एपिसोड में आपने हमारे दर्शकों की मदद की, और आप सभी दर्शकों का भी बहुत बहुत धन्यवाद।